नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह आज सोमवार को हम बहुजन संवाद पर सप्ताह की बात कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। पिछले हफ्ते एक ऐसी घटना हुई दिल्ली में कि जिसने दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के तहत काम करती है, तो उसको पूरी तरह से बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नंगा करके रख दिया। दिल्ली में एक संस्था है जिसका नाम है एपीसीआर। उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। कई सालों से काम कर रही है ये, और इसके एक जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम खान साहब। बहुत मशहूर हैं, मुख्तलिफ संस्थाओं में काम करते हैं, भारत जोड़ो वगैरह से भी उनका वो है। और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक भी हैं वो, उनके साथ और भी कुछ साथी। और भारत में जो ये घृणात्मक राजनीति चल रही है, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारे प्रदर्शन भी किए। और इसके अलावा कोर्ट में भी आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग के कई केसेस में उन्होंने, जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग उसके लिए मुजरिम थे, उनको सजा दिलवाई और अपनी जान को जोखिम में डाल के। यानी कई मर्तबा तो ऐसा है कि उनको झारखंड में घेर लिया गया था और इस बात का संभावना थी कि जो है उनके ऊपर हमला हो जाएगा, लेकिन वो डरे नहीं, वो अपना काम करते रहे। बुलडोजर इनजस्टिस पे भी उन्होंने बहुत काम किया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और जो दिशा निर्देश आई, उसमें भी एपीसीआर उन कई संस्थाओं में से एक थी जो कि इसको परसू कर रहे थे। अभी संभल की घटना के बाद भी वो वहाँ गए, वो वहाँ लोगों से मिले, वो और उनके साथी। और उन्होंने उनसे कहा भी कि आप लोगों को जो भी लीगल सपोर्ट चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, उसके लिए आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट करें, और अपना नंबर वगैरह भी दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार को खलती रही होंगी, लेकिन अब वो सरकार के सब्र का पैमाना एकदम से लबरेज हो गया, छलक गया आप कह सकते हैं। और जिस तरह से सरकार ने हड़बड़ी दिखाई, वो बहुत ही हास्यास्पद है। आप ये देखें कि उनके खिलाफ एफआईआर 30 तारीख को दोपहर में 12:48 पे दर्ज हुई थी। 30 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 29 तारीख को 20 पुलिस वाले उनकी ऑफिस में रात को 9 बजे पहुंचे। और वहां पे कोई था नहीं, रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो वहां पे जो है वो उससे, वहां जो चौकीदार था बिल्डिंग का, उसको जो है वो डराया धमकाया, नंबर लिया, ये लिया, माहौल खराब किया। उसके बाद दूसरी सुबह फिर पहुंच गए। अब वो तो वकीलों का दफ्तर है, तो वकील वहां मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि भाई बताओ क्या है, आपकी एफआईआर कहाँ है, आपकी नोटिस कहाँ है? कि उनके पास तो ये सब कुछ था नहीं। नदीम खान कहाँ है, उसको पकड़ना है, उससे बात करना है। लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं कि भाई क्या बात करना चाहते हैं, किस लिए, क्या उन्होंने जुर्म किया है, कौन से अपराध किए हैं उन्होंने, ये बताओ। तो उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद वो वकील पुलिस स्टेशन भी चले गए, शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में, लेकिन उधर भी कोई जो है वो इत्मीनान बख्श जवाब उनको नहीं मिला। अब आप देखिए, ये सारा काम जो है वो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हो रहा है। यानी अभी शादी हुई नहीं है और सारा जो है वो बारात, ढोल, ताशे और बच्चों के एडमिशन का, दाखिला तक का जो है वो प्रावधान का किया जा रहा है। इसके बाद 12:48 पे इन लोगों को ऐसा लगा कि भाई इसके लिए हमको एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। अब आप इनकी तत्परता देखिए कि दिल्ली में 12:48 पे एफआईआर दर्ज होती है, और शाम को 5 बजे पुलिस जो है वो नदीम खान को गिरफ्तार करने के लिए बेंगलुरु पहुंच जाती है। यानी बेंगलुरु का आपको टिकट निकालना है, आपको 1 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट जो है 3 साढ़े 3 घंटे की है, एयरपोर्ट से उतर के आपको 1 आध घंटे का सफर करके नदीम खान के घर जाना। और ये सारा काम जो है वो 4 घंटे के अंदर हो गया, पौने सवा 4 घंटे के अंदर। इससे क्लियर मालूम पड़ता है कि इनकी पहले से ये तैयारी थी। तो पहले जो है वो बेंगलुरु जाने का इंतजाम किया गया, और उसके बाद जनाब ये एफआईआर की फॉर्मेलिटी की गई। अब आप उसके भाई के घर चले गए, और वहां पर आपने 5 बजे से लेके 10 बजे रात तक उनसे कहा कि भाई आप हमारे साथ चलिए, और खुद से चलिए और अपनी मर्जी से चलिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझको नोटिस बताइए, आप मुझको वारंट बताइए। तो वारंट तो है ही नहीं, ना नोटिस है, लेकिन आप चलिए। तो 5 घंटे तक उनको और उनके भाई के घर वालों को, ये तो सरासर गैर कानूनी है, चाहे पुलिस क्यों ना करे, कि किसी के घर में आप जो है उसको डराने धमकाने के लिए जो है वो पहुंच गए और उसको परेशान करने लगे। खैर रात को 10 बजे तक उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप हमको बताइए कि आप क्या है, आपके पास नोटिस कहाँ है, वारंट कहाँ है। तो उन्होंने एक नोटिस लगाया, और उस नोटिस पे जो धारा लगी हुई थी, अपराध की धारा, वो 196, 353, 2 और 61 की। अब ये धाराएं ऐसी हैं कि जिनमें सजा, ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो 3 साल है। जबकि आपको अगर किसी को गिरफ्तार करना हो फौरन, तो कम से कम 7 साल ऐसा जुर्म होना चाहिए, ऐसा अपराध होना चाहिए
कि जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की जो है वो सजा हो सकती हो। तो इस लिहाज से तो उनकी गिरफ्तारी गलत थी। यानी वारंट के बावजूद भी उनको गिरफ्तार करना गलत था। और यहाँ तो ये लोग बगैर वारंट के उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। खैर फिर उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप जो है वो अगले दिन यानी 1 तारीख को दोपहर में पुलिस स्टेशन में आइए और आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि एक तो सरकार जो है वो दमन करती है, लोगों के अधिकारों का जो है वो हनन करती है। और जो लोग उनके लिए लड़ते हैं, जो लोग इंसाफ न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है वो डराया जाता है, धमकाया जाता है, दबाया जाता है। तो ये बहुत बुरी बात है। आप ये देखें कि अभी जब से ये सिलसिला चल रहा है, सबसे पहले तो पीयूसीएल जो सबसे बड़ी संस्था है भारत में मानव अधिकार के लिए, उसने जो है वो इसके खिलाफ अपना वो निकाला, स्टेटमेंट निकाला और उसने 3 बातों की माँग की। पहली बात तो उसने ये कहा कि ये एफआईआर पूरी तरह इल्लीगल है। इसमें कहा गया कि साहब नदीम खान ने एक जो है वो नुमाइश लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई थी और उस प्रदर्शनी में ये दिखाया गया था कि मॉब लिंचिंग के तहत किस तरह से जुल्म होता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से जो है वो हेट स्पीचेस के खिलाफ जो है वो ये दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और गाइडलाइंस दी है और ये बताया गया कि किस तरह से मॉब लिंचिंग होती है और किस तरह से सरकार उन लोगों को प्रोटेक्शन देती है। तो ये सारी बातें जो कि कोर्ट में हो चुकी हैं, बुलडोजर के बारे में जो दिशा निर्देश है, उनको अगर आप जो है वो जनता को दिखाते हैं, उनके अंदर जो है वो जागृति पैदा करने के लिए ताकि वो अपने मानव अधिकारों का जो है वो प्रोटेक्शन कर सकें, तो क्या ये कोई जुर्म है? क्या ये कोई गुनाह है? कि जिसकी वजह से आप जो है वो लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे और जो है वो गलत तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे जबकि वो तो बेलेबल ऑफेंस है। उसमें जो है उसको इसका अधिकार है कि वो कोर्ट में जाए और जो है एंटीसिपेटरी बेल ले ले। यानी एक तरफ अडानी के खिलाफ इतना कुछ हो गया कि एफआईआर से आगे बढ़ के चार्जशीट भी दाखिल हो गई। तो उस पर तो आप एक लफ्ज किसी को बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट का सेशन आपने जो है वो 1 हफ्ता खत्म कर दिया। लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए जिसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आरोप नहीं है, उसको जो है आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और तो पीयूसीएल ने ये कहा कि सबसे पहले तो वो एफआईआर को रद्द होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने उनके घरों में ट्रांसपास किया है, दाखिल हुए हैं, उनको परेशान किया है, उनको जो है उसकी सज़ा होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए कि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के उन्होंने क्यों जो है वो परेशान किया। और तीसरा ये कि जो उनके परिवार को परेशानी हुई, उसके लिए उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह की डिमांड आप देखें कि वो जो एक एसोसिएशन है लॉयर्स की दिल्ली में, उसने भी जो है इसको बहुत सख्ती से इसका धिक्कार किया है और उसने भी ये कहा है कि ये सरासर जुल्म है और इसके लिए जो है वो उन पुलिस अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने ये किया। प्रशांत भूषण का भी जो है वो एक स्टेटमेंट आया है। योगेंद्र यादव जो भारत जोड़ो आंदोलन के हैं, वो चूँकि भारत जोड़ो के साथ भी काम करते रहे हैं नदीम खान साहब, तो उन्होंने भी जो है वो इसको जो है वो प्रतिरोध किया है और इसको कंडेम किया है। तो इस तरह से जो पूरी सिविल सोसाइटी है, वो इसको कंडेम कर रही है कि भई आप जो है वो उन लोगों को जो कि समाज में मानव अधिकार के हनन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका जो है वो समर्थन कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए और ये बहुत बुरी बात है। तो इससे तो वो जो लोग इस तरह के काम करने वाले हैं, सरकार को ऐसा लगता है कि वो डर जाएँगे, लेकिन जो लोग इस तरह के काम करते हैं, वो डरने वाले नहीं होते। हमारे एक दोस्त हैं सरफराज बज़मी, उन्होंने नदीम खान के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात खत्म करूँगा। वो लिखते हैं कि वक़्त की आँखों में सदियों की थकन तू ही बता, वक़्त की आँखों में सदियों की थकन तू ही बता, अब कलम फेंक दूँ या और जसारत से लिखूँ। अब कलम फेंक दूँ या और जसारत से लिखूँ, माँ बदौलत का ये फरमान मिला है मुझको, ज़ुल्म को ज़ुल्म भी ज़ालिम की इजाज़त से लिखूँ। तो ज़ुल्म को जो है वो ज़ुल्म ज़ालिम की इजाज़त से नहीं लिखा जा सकता और यही मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो कि समाज से अन्याय और अत्याचार को ख़त्म करेंगे। इसलिए मैं नदीम खान को समर्थन करता हूँ, उसको सलाम करता हूँ और उनके तमाम साथियों को सलाम करता हूँ कि जो है वो अन्याय के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम भाई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमला करना सरकार की पुरानी आदत है और उसी तरह से नदीम खान के ऊपर भी सरकार का हमला है, उनकी अवैध रूप से गिरफ्तारी करने की कोशिश है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ गए हैं। नदीम खान जो है वो राडार के ऊपर बहुत पहले से थे, जो सलीम खान साहब ने बताया। नदीम खान सबसे बड़ी एक आंखों में किरकिरी बने हुए हैं क्योंकि वो शाहीन बाग के आंदोलन का भी हिस्सा थे। इस देश के अंदर जो भी बड़े जन आंदोलन रहते हैं, चाहे वो
जाति जनगणना का आंदोलन हो या फिलिस्तीन का आंदोलन हो, कोई भी देश के अंदर जो बड़ा आंदोलन है उसका वो हिस्सा रहते हैं। और इसलिए जो इंटिमिडेशन जो किया जाता है, जिन कारणों से जो है सुधा भारद्वाज को 3-3 साल तक जेल में रखा गया, जिन कारणों से उम्मद खालिद को जो है अभी भी जेल के अंदर रखा गया है, उन्हीं कारणों से इन्हें गिरफ्तार सरकार करना चाहती है। और उसका मकसद ये है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज की आवाज उठाते हैं, वंचितों की आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, जो भीमा कोरेगांव के अंदर जो लोग थे, उन सब लोगों को, उनमें से भी बहुत सारे लोग आज भी जेल के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि मोटे-मोटे तौर पर ये ऐसी बातें हैं कि जिनका फॉलो अप करने की जरूरत है।